हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जिलन। स्टूडेंट, ये आज हमारा 19th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो हमारा पास 4th चैप्टर है उसका एक टॉपिक है मूविंग कोयल गैलोमीटर, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग कोयल गैलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एमसीजी मतलब मूविंग कोयल गैलोमीटर। ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास एक कोयल है। इस कोयल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इस कोयल के थ्रू करंट पास करेंगे तो ये कोयल है ना हमारे पास रोटेट करेगा। ठीक है, उसका हम यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको देखते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके बीच में क्या होगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। बाद में हम देखेंगे कि हम ये जो फ्लैट पोल पीसेस है ना, ये यूज ना करके कर्व्ड पोल पीसेस यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं बताऊंगा बाद में कि जो हमारे पास फ्लैट पोल पीसेस हैं एमसीजी में, हम ये यूज ना करके कर्व्ड में मतलब ऐसी शेप के जो पोल होंगे उनका यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा क्यों होंगे वैसे। अब इसके बीच में मेरे पास क्या होगा, एक कॉइल को मैं सस्पेंड कर दूंगा जिसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। इस कॉइल को हम रैप अप कर देंगे सॉफ्ट आयन कोर के ऊपर, क्योंकि वो क्या करेगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉइल है मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स, इनको मैं रैप अप कर दूंगा उन्हें सॉफ्ट आयन कोर, क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इस वायर को सस्पेंड कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सस्पेंशन वायर जो इस कॉइल को होल्ड किए हुए है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर को प्लेस करेंगे, इसके थ्रू जब करंट पास करेगा कॉइल के थ्रू, तो हमने कल फाइंड आउट किया था कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या होगा बेटा, अगर मैं करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट। तो वो टर्निंग इफेक्ट हमने कल स्टडी किया था, वो क्या मिला था, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा, वेयर थीटा is the angle between magnetic field and the magnetic moment। और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। ठीक है, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल्स टू NIA। ठीक है बेटा, तो मेरे पास वो था मतलब करंट कैरिंग कोयल, उसको प्लेस कर दिया था मैग्नेटिक फील्ड में। तो मेरे पास है यहां पर एमसीजी में क्या है, गैलोमीटर इज ए डिवाइस, galvanometer is a device which is used to detect the presence of current in an electrical network, in an electrical circuit, and also used to find out the direction of the current। ठीक है, गैलोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि हम सर्किट में यूज करेंगे टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो मेरे पास ये तो गैलोमीटर का यूज है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, रेडियल। वो अभी देखेंगे रेडियल क्यों होता है। यहां पर तो देखो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लैट पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बाद में हम देखेंगे हम फ्लैट पोल यूज ना करके
कर्ड पोल के पीस यूज करेंगे, वो क्या जनरेट कर देंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस टर्म को याद रखना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब देखो बेटा, अब जो मेरे पास एमसीजी है, इसमें मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग कोयल है, इसको मैंने प्लेस कर दिया इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, और सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये कोयल क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। तो अब देखो ट्विस्ट करेगा, ठीक है कोयल। अब मान लो ये इस साइड ट्विस्ट कर रहा है, सस्पेंड कर रखा है मेरे पास सस्पेंशन वायर से, फाइबर के एक वायर से, वो क्या करेगी, अपने आप को रिस्टोर करेगा इसके पोजीशंस को। मतलब कि कोयल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है। तो मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और टॉर्क मतलब एम बी साइन थीटा, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उससे मैं फाइंड आउट कर लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इस सर्किट में। तो इसका जो प्रिंसिपल है, तो जो हमारे एमसीजी का प्रिंसिपल है इसमें है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल galvanometer works on the principle such that when a current carrying coil or loop placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field, the loop or coil experiences a torque. The loop or coil experiences a torque, and the magnitude of torque is a measure of current passing through galvanometer, and sense of rotation represents the डायरेक्शन ऑफ करंट। इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से याद रखना। इसकी जो हम रेटिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो रखते हैं 5 स्टार। ये पक्का आ सकता है बेटा पेपर में तुम्हें, एमसीजी, ठीक है। इसमें क्या है, इसके देखो प्रिंसिपल में देखो, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सच दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन कोयल और लूप एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। टॉर्क क्यों, टॉर्क का मतलब वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट आ गया कोयल में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप या कोइल्स प्लेस कर दिए, तो मेरे पास क्या होगा, जो टॉर्क होगा मैग्नीट्यूड वो तो बताएगा कि एमसीजी के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, वो हम मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट जो सेंस ऑफ रोटेशन होगी कोयल की, वो हमें बता देगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कि सर्किट में जो एमसीजी मैंने अप्लाई किया है कि वो बताएगा कि सर्किट में करंट किधर फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर। अब इसका कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मेरे पास
A strong magnet which creates मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, किस लिए? ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे उस रीजन में। ठीक है, सॉफ्ट आयन कोर को भी हम प्लेस करेंगे इन बिटवीन द कोइल्स ताकि वो इजिली मैग्नेटाइज होए और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कोइल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट, ए रीस्टोरिंग कोइल a rectangular coil which is suspended by an elastic fiber. An electric wire रेक्टेंगुलर कोइल विच इज सस्पेंडेड बाय एन इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर मतलब जब पास ये कोइल है, इसको मैंने यहां पर सस्पेंड कर दिया वायर से। ये कैसी वायर है? इलास्टिक वायर। मतलब कि कोइल अगर ट्विस्ट करेगा तो ये भी, इसमें भी एक ट्विस्ट आ जाएगा, इस पर्टिकुलर वायर में भी ये ट्विस्ट करेगी उस कोइल के जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये उसको लेके आएगी उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। थर्ड पॉइंट में तुम ये भी लिख सकते हो, सॉफ्ट आयन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड soft iron core is introduced in between the coil which is placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, मेरे पास क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को रोटेट करेगा। तो देखो रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल प्लेस्ड है, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको हैंग कर रखा है यहां पर। तो इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल है, इसके थ्रू करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा इस कॉइल का। तो मुझे पता है ये कनेक्टेड है एक फाइबर की वायर से, तो वायर भी क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉइल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि टॉर्क रीस्टोरिंग का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू टॉर्क डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। ठीक है, तो मैं एक टॉर्क आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टॉर्क डी भी लिख सकता हूं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, क्योंकि देखो कोइल है, ये ट्विस्ट कर गया, वायर कनेक्टेड है, ये भी क्या करेगा? इसमें भी एंगुलर ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों है ना, जब मान लो ये ट्विस्ट करेगी तो मेरे को क्या मिलेगा? टॉर्क डिफ्लेक्शन। मेरे को क्या करना है? इसको रेस्ट में लेके आना है, तो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क अप्लाई करना होगा ताकि अपनी ये इक्वल पोजीशंस पे आ जाए, मतलब कौन सी? स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। तो मेरे पास है टॉर्क रीस्टोरिंग is equals to k phi and torque deflecting is equals to mb sin theta। इन टर्म्स को मैं देखो डिफाइन कर सकता हूं। टॉर्क रीस्टोरिंग में है k phi, k हो गया टोरिजिनल कांस्टेंट और फाइबर कांस्टेंट जो भी वायर है, k हो गया मेरे पास फाइबर कांस्टेंट और टोरिजिनल कांस्टेंट, ओरिजिनल कांस्टेंट। फाई हो गया एंगुलर ट्विस्ट, एंगुलर ट्विस्ट। एम हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द कॉइल, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल। यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर किया है, सर्कुलर कॉइल भी कंसिडर कर सकते हैं। उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर एल क्रॉस बी, स्क्वायर एल क्रॉस एल। ठीक है बेटा, तो कोई भी कॉइल यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यहां पर बी, बी हो गया यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रेडियल है, ये टर्म बार बार आ रहा है, इस टर्म को थोड़ा सा बस और इंतजार करो, बस इसका अभी समझाता हूं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड में जो भी एंगल है वो क्या होगा, थीटा। फाई और थीटा दोनों डिफरेंट हैं। फाई है एंगुलर ट्विस्ट, कि वायर कितना ट्विस्ट कर रहा है ऑपोजिट एक्सिस में, और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में क्या वेक्टर है, सॉरी क्या एंगल है, वो है थीटा। और फाई है एंगुलर ट्विस्ट। यहां पर इसको डिफाइन कर देते हैं, फाइबर कांस्टेंट और रीस्टोरिंग टॉर्क इज डिफाइंड एज फाइबर पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। के इज फाइबर कांस्टेंट और टॉरिजनल कांस्टेंट and it is defined as restoring torque developed in fiber per unit angle of the twist। क्या हो गया हमारे पास, फाइबर कांस्टेंट और टॉरिजनल कांस्टेंट, एंड इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन फाइबर पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब कि के मेरे पास क्या है, कि जो मेरे पास फाइबर है मतलब वायर है, उसमें कितना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, मतलब ये के हो गया मेरे पास टॉरिजनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग है इसकी वैल्यू इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा। अगर मेरे पास टॉर्क डिफ्लेक्ट हुआ, कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में, तो रीस्टोर करेगा ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क डिफ्लेक्टिंग का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू के फाई, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर मेरे पास है m इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, वेर n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो मैं यहां से है मेरे पास फाई इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के इंटू आई इंटू में साइन थीटा। कोई भी कॉइल के लिए जिसको प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट, के टॉरिजनल कांस्टेंट, फाइबर कांस्टेंट, या फिर वो भी क्या होगा कांस्टेंट। तो जो टर्म आया ब्रैकेट्स में एन ए बी बाई के, ये मेरे पास होता है गैल्वेनोमीटर्स कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर्स कांस्टेंट, मतलब दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू साइन थीटा। मेरे को
हमें एक तरह से साइन थीटा को यहां पर रिमूव करना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर्स की है ना मेन कंडीशन होती है कि फाई मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। जो भी डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एंगुलर ट्विस्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी करंट फ्लोइंग इन दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो भी कॉइल है ना फाइबर, उसका जो भी एंगुलर ट्विस्ट होगा वो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दी वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि एन ए बी बाई के है कांस्टेंट। तो मेरे को यहां पर साइन थीटा को क्या करना है 1, तो वो चेक करते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, मैंने यूज किए थे फ्लैट पोल, ये था मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ और ये लूप। जब लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो मेरे पास एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी में एंगल हो गया 90। बट कोइल जैसे ही ट्विस्ट करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो एरिया वेक्टर कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फ्लैट पोल यूज ना करके कुछ कर्व टाइप के पोल पीस यूज करूंगा और इनके बीच में मैं कॉइल को प्लेस कर दूंगा। ये मेरे पास कॉइल, इसको मैंने प्लेस कर दिया यहां पे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा अब यहां पे, नॉर्थ साउथ। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सब सेंस कर रहे हैं 90 डिग्री। बट ये कॉइल जैसे ही स्लाइटली ट्विस्ट करेगा, ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रही हैं इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे। बट ये स्लाइटली जब ट्विस्ट कर जाएगी कॉइल, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कुछ ऐसे ट्विस्ट कर गया। ठीक है बेटा, और ये मेरे पास है एक सॉफ्ट आयन कोर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ज्यादा करने के लिए। ये यहां भी प्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरह से। ये सॉफ्ट आयन कोर, ये है सॉफ्ट आयन कोर विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। इस पर्टिकुलर केस में ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास कर रही हैं इस कॉइल के थ्रू। अब इस केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर होंगे ना, वो क्या होंगे 90 डिग्री। फर्स्ट केस में तो था ये कॉइल, ठीक है, और ये मेरे पास उसका एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड 90। इस केस में जब ये ट्विस्ट कर गया तो एरिया वेक्टर इधर आ गया। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज्यादा से ज्यादा पास करेंगी, और अब इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ये लाइंस पास करेंगे। ठीक है, अब भी एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया कुछ, ये हो गया मेरे पास एरिया वेक्टर, और ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल हो गया 90 डिग्री। देखो बेटा, इसको मैं एक बार डायग्राम को फिर से बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 फिगर्स बनाता हूं जल्दी जल्दी। देखना बेटा, ये हो गया कॉइल, इस केस में ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, एरिया वेक्टर इधर। नेक्स्ट केस में जब ये ट्विस्ट कर गया कुछ, मान लो इस डायरेक्शन में, तो मतलब एरिया वेक्टर कहां हो गया, यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पास करेंगी एंगल 90, मतलब जो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगे। इस केस में एरिया वेक्टर हो गया इधर,
और मेरे पास जो ये फील्ड लाइंस हैं कुछ ऐसे, ये पास कर जाएंगी मैक्सिमम इसके थ्रू। ठीक है, तो मेरे पास साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस जो टॉर्क था ना, टॉर्क इक्वल्स टू एन ए बी बाई के आई साइन थीटा, तो थीटा क्या हो गया यहां पे 90 डिग्री। हैंस तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो मेरे पास सॉरी के इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के इंटू आई इंटू साइन 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, हैंस के इज इक्वल्स टू एन ए बी सॉरी 5 एंगुलर ट्विस्ट इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के इंटू में आई। तेरे पास ये इक्वेशन मिल गया, तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट बोल सकता हूं एन ए बी कॉन्स्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, और ये मेरे पास होगी गैल्वेनोमीटर की मस्ट कंडीशन कि एंगुलर ट्विस्ट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासेज ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब है मेरे पास नेक्स्ट इसमें एक टर्म करंट सेंसिटिविटी। ये नेक्स्ट है मेरे पास करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को मेरे पास सेट करूंगा IS से, ये होता है मेरे पास एंगुलर ट्विस्ट टू दी पर यूनिट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब जो IS होगा ये मेरे पास होगा फाई बाई आई एंड दिस इक्वल्स टू एन ए बी बाई के। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। इस टर्म में है करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it। ठीक है, मतलब फाई बाई आई एंगुलर ट्विस्ट टू दी पर यूनिट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। करंट सेंसिटिविटी को देखो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो तो करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है टोरिजिनल कांस्टेंट, जो फाइबर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कम करो तो IS का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दो तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको रख सकते हैं VS। ये होती है मेरे पास फाई बाई वी, मतलब एंगुलर ट्विस्ट टू दी पर यूनिट फ्लो ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminals of the galvanometer। ठीक है, voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminals of the galvanometer। मतलब कि
वी एस इज इक्वल्स टू फाइव बाई वी, ये होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमें पता है बेटा देखो फाइव बाई आई ये क्या थी, करंट सेंसिटिविटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड विच इज इक्वल्स टू फाइव बाई वी। अब देखो मेरे पास यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकते हैं फाइव बाई आई इंटू में वन बाई आर, मतलब कि जो करंट सेंसिटिविटी है उसके दोनों साइड वन बाई आर, आर क्या यहां पर रेजिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो मतलब क्या मिलेगा मेरे को यहां पर फाइव बाई वी इज इक्वल्स टू फाइव बाई आई आर, ये होती है मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको चेक करते हैं तो क्या फाइव बाई वी इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के इंटू वन बाई आर, तो बस ये टर्म हो गया मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क का कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए, मान लो कि मेरे पास ये एल लेंथ का वायर है, ठीक है, इससे मैंने एन टर्न्स बना लिए कॉइल के, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, ठीक है, सेम वायर की जो लेंथ है, मान लो मैंने एक सेम जो भी मटेरियल यूज किया 12 लेंथ का वायर लिया, इसी को स्ट्रेच नहीं किया, एल को एल के साथ जोड़ दिया, एक तरह से 2L हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज 2R रेजिस्टेंस हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बना सकता हूं अब इस वायर से, 2N, ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड केस, ये हुआ हमारे पास फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में है एल लेंथ का वायर है, एन टर्न्स बना सकते हैं, आर रेजिस्टेंस होगा। अगर लेंथ में इंक्रीज कर दूं तो नंबर्स ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 2N और रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 2R। तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें एन की जगह आ जाएगा मेरे पास 2N, आर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 2R। ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या होगा कि एन हो गया 2N, आर हो गया 2R, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि 2N बाई 2R, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर मान लो मैं लेंथ यूज कर लू 3L, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने होंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी हो, अगर मान लो L हो गया 3L तो नंबर ऑफ टर्न्स 3N, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरे पास 3R, तो 3N बाई 3R, तो मतलब वो वैल्यू क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी मेरे पास, सेम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द voltage sensitivity of a galvanometer when we increase the number of turns। Hence it will remain unchanged, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरे पास रहेगी अनचेंज, तो मैं इसको इंक्रीज कैसे कर सकता हूं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं हम कि अगर जो टोरिजिनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू कम रखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एमसीजी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन।
देखो साइक्लोट्रॉन में क्या है, ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, हेंस इट विल एनर्जाइज देम। मतलब कि यहां पर मेरे पास जो साइक्लोट्रॉन है, इसमें मेरे पास क्या होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका मैं यूज करूंगा टू एक्सेलरेट दी चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कैसे करेंगे, यहां पर मेरे पास साइक्लोट्रॉन है, इसका प्रिंसिपल है ना मेरे पास, वो बेस्ड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने रीड आउट किया था ना फर्स्ट चैप्टर में कि अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, हमेशा एक्सेलरेट करेगा। F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। मतलब कि मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब मान लो कि मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ये कैसे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। मैंने जब 4th चैप्टर जब स्टार्ट किया तब तुम्हें बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मेरे पास अगर परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जो फर्स्ट चैप्टर था वहां पर क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वो मूव करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्हीं के बेस्ड मेरे पास क्या है, साइक्लोट्रॉन, उन्हीं दोनों वैल्यूज पे बेस्ड है मेरे पास साइक्लोट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा तो दूसरा मेरे पास चार्ज पार्टिकल को मतलब सर्कुलर पाथ में रोटेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो पास ये हो गया साइक्लोट्रॉन। तो देखते हैं इसमें साइक्लोट्रॉन is a device which is used to accelerate. Cyclotron is a device which is to accelerate the charged particle, the charged particles, hence it will energize them. Hence, it will energize them. Principle of cyclotron is based on the two facts. First, when charged particle moves in magnetic field, when charged particle moves in magnetic field such that its velocity is perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, then the charged particle moves in
circular path due to magnetic Lorentz force. Next है second, when charged particle is placed in uniform electric field, when charged particle is placed in uniform electric field, the magnitude of velocity increases due to electric Lorentz force. इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स की वजह से जब पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होगा, मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा मैग्नीट्यूड में। बट जब चार्ज पार्टिकल मेरे पास जो भी है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा ऐसे कि उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसे कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। अब है मेरे पास इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये मेरे पास दो डीज प्लेस्ड हैं, ये होलो डीज हैं, ये होलो डीज हैं, ये है D1 D2, और मेरे पास यहां पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो कि इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, HF ऑसिलेटर, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और मेरे पास ये कोई P पॉइंट है, यहां पर चार्ज पार्टिकल को मैं छोड़ दूंगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पे है, नॉर्थ साउथ, जो कि है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखते हैं कैसे। डीज तो ऐसे प्लेस्ड हैं, ठीक है, मतलब ये D1D है, ये D2D है, ये बिल्कुल होलो है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इन प्लेट्स के बीच में है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मेरे पास क्या होगा, किसी भी साइक्लोट्रॉन का यूज करेंगे हम पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, लाइक मेरे पास प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कोई आयन, उसको मैं P पॉइंट पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मान लो मैं कंसिडर कर लेता हूं से एट फर्स्ट इंस्टेंट D1 is negative and D2 is positive। क्योंकि देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अप्लाई किया, मान लेता D1 मेरे पास है नेगेटिव और D2 मेरे पास है पॉजिटिव। ठीक है, यह हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। अब मेरे पास क्या होगा, P पर मान लो मैंने प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव आयन को प्लेस कर दिया, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स D1। इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड्स D1। अब अंदर में
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन में है, बट इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल मूव तो कर गया यहां पर, जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर उसके वेलोसिटी के। हमें पता है वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगी, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज पार्टिकल ने अपनी कुछ ट्रेजेक्ट्री बनाई कुछ ऐसे। सेमी सर्कुलर पाथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये D1 से बाहर आ रहा है। सेम टाइम पर क्या होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ठीक है, ये मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पर, चार्ज पार्टिकल कैसा, पॉजिटिव, इज एट P and starts moving towards D1, and when it enters in the field free region, and when it enters in the field free regions, then its magnitude of velocity remains constant, and it comes in contact of magnetic field such that it is perpendicular to V. Hence charge particle will move in a circular path and say it takes T time to comes out of this D during its सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, साइक्लोट्रॉन ये भी आ सकता है पेपर में, बिल्कुल ये थ्योरी है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, लाइक कैसे कैसे यहां पे हो रहा है। ठीक है, D1 कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, सेमी सर्कल है, एंटर कर गया और घूम के आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसने स्मॉल t टाइम लिया, उसके बाद ये D से बाहर आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, चेंज। कैसे, जो फ्रीक्वेंसी है ना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो अप्लाई किया हुआ, उसमें मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट इंस्टेंट पे D1 तो मेरे पास अब हो जाएगा पॉजिटिव और D2 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स D2। At next instant, polarity of D's changes such that now D2 is negative and D1 is positive। पहले देखो मेरे पास यहां पर क्या था, D1 नेगेटिव था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई किया हुआ है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई कर दिया, तो पहले तो था D2 पॉजिटिव D1 नेगेटिव। नेक्स्ट इंस्टेंट पे मेरे पास क्या होगा, D1 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा नेगेटिव और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो D1 है फर्स्ट इंस्टेंट पे नेगेटिव, D2 पॉजिटिव, नेक्स्ट इंस्टेंट पे D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव। तो जो चार्ज पार्टिकल है अब ये मूव करेगा टूवर्ड्स D2
बट इसकी जो स्पीड है वो क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब ये स्पीड अप हो गया है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। नाउ द चार्ज्ड पार्टिकल will enter in the region of D2 with high speed। ठीक है, क्योंकि अब और वहां भी ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, तो देखो सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, तो क्या होगा, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं लाइक थोड़ा सा इजी करने के लिए। ये मेरे पास जैसे डीज थे, चार्ज पार्टिकल P यहां पर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है इन डीज के, और यहां हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मैंने अप्लाई किया हुआ है। डीज तो ऐसे हैं, ये D1 है, ये D2 है। चार्ज पार्टिकल को लॉन्च कर दिया, पाथ कंप्लीट करके आएगा, स्पीड अप हो गया, यहां पे मूव करेगा, स्पीड अप हो गया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे, और फिर मान लो मेरे पास यहां पर एक विंडो है और यहां पर एक टारगेट है, वहां पर मैं इसको हिट करवा दूंगा चार्ज पार्टिकल को। तो ये हमारे पास है यहां पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। अब मेरे पास देखो चार्ज पार्टिकल कुछ टाइम भी लेगा सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। एक रिवॉल्यूशन के लिए हम टाइम पीरियड मानते हैं कैपिटल टी, तो मेरे पास सेमी सर्कुलर पाथ के लिए होगा ये T/2, और ये हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, टी क्या आया था, 2πr/v। ठीक है, तो मेरे पास टाइम इज इक्वल्स टू T/2 विच इज इक्वल्स टू T एंड इज इक्वल्स टू πr/v। v हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, r हो गया रेडियस, और t हो गया कैपिटल T टाइम पीरियड, और स्मॉल t हो गया टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट है, मैं यहां से भी लिख सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 2πr/v where t is time period for charge particle to complete one revolution। अब मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल जिससे रोटेट कर रहा है वो मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के इक्वल होना चाहिए। तभी ऐसा ना हो कि चार्ज पार्टिकल मान लो D1 में घूम के आया अपने सर्कुलर पाथ में आराम से, और बाहर आके देखा D2 तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का चार्ज पार्टिकल का, वो अब मैच नहीं कर रहे, तो वो D2 के साइड मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे पास इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जब वो अपना सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके आए तो सेम टाइम पर D2 क्या हो जाए, नेगेटिव। जब वो D1 में घूम पे आएगा ना, सेमी सर्कुलर पाथ जैसे कंप्लीट होगा इस रीजन में आएगा, तो D2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। D2 क्या होगी, पॉजिटिव। फिर D2 में घूम के आएगा तो देखेगा जैसे ही बाहर आया D1 क्या हो गया, नेगेटिव, उसके साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ऐसे स्पीड अप होता रहेगा। और सर्कुलर पाथ में रोटेट करते करते एक पर्टिकुलर विंडो, वहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्लेक्शन कर देंगे टुवर्ड्स टारगेट, और ये वहां पे जाके उसको हिट कर देगा टारगेट को। ठीक है बेटा, तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखो जो टाइम पीरियड था हमारे पास वो क्या है यहां पर 2πr/v, फ्रीक्वेंसी है 1/t एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/t, hence 2πr/v। और हमें पता है चार्ज पार्टिकल जब यहां रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो R इक्वल्स टू mv/qb, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया v इक्वल्स टू 2πr, दिस इज इक्वल्स टू mv/qb, हेंस फ्रीक्वेंसी is equals to qb/2πm and time period is also equals to 2πr/v, और r/v के जगह वैल्यू पुट करोगे तो 2πm/qb। तो जो टाइम पीरियड है मेरे पास ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो फ्रीक्वेंसी होगा qb/2πm। अब मेरे पास है यहां पर
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हमें पता है चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो आर हो गया एम वी बाई क्यू बी। मान लो जो मैक्स यह ना वी नॉट मैंने कंसिडर कर लिया मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब सबसे एंड वाले पाथ में है, सर्कुलर पाथ में, तो वी नोट है उस पाथ की वेलोसिटी। तो उस पार्ट के लिए मैं रख लेता हूं आर नोट। ये सबसे एंड वाला पाथ है जब रोटेट करते हुए आ रहा है, और इस पे मैंने जब हिट कराना टारगेट पे तो हो गया ये आर नोट और ये हो गया इसका वी नोट। मैग्नेटिक फील्ड में है, चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वहां पर मैं क्या करूंगा, वी नोट इज इक्वल्स टू आर नोट क्यू बी बाई एम, ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम बाई टू आर नोट स्केयर क्यू स्केयर बी स्केयर बाई एम स्केयर, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू स्केयर आर नोट स्केयर बी स्केयर बाई 2m। तो ये मेरे पास जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट चेक करते हैं लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में है कि साइक्लोट्रॉन कभी भी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा, जैसे कि न्यूट्रॉन्स को। मतलब इसके फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, इट विल नेवर एक्सेलरेट द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये कभी भी न्यूट्रॉन्स को, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। इट विल नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम। ठीक है, तो हमें पता है m इज इक्वल्स टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम। जब इसको प्लेस करूंगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जल्दी जल्दी स्पीड अप करेगा, मास क्या कर जाएगा इसका, इंक्रीज। ठीक है, तो ये है ना एनर्जाइज जल्दी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जल्दी से उस ऑसिलेटर से बाहर आ जाएगा। इसलिए हम साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे, वहां पर मैं यूज करूंगा प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। और मेरे पास जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको भी यूज नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो क्या होगा, चार्जलेस पार्टिकल। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या था कि ना ही तो मैं न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को यूज करूंगा, ना ही मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। लाइट पार्टिकल है, स्पीड अप करना जल्दी जल्दी करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब तक बाहर आएगा तब तक क्या होगा, डी की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जल्दी से ना स्पीड अप एनर्जाइज ऐसे करेगा कि टारगेट को बहुत जल्दी हिट कर देगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये था साइक्लोट्रॉन में। ओके बेटा, थैंक यू।